Hello friend, I am Avinash and I am back with my channel Live for Physical Education. Today we will discuss about planning. It is the first chapter of class 12 Physical Education. So प्लानिंग जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि हम कुछ चीज़ें प्लान करते हैं और प्लान किसके लिए करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए, आगे के लिए. सो प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने थॉट्स को एक साथ लाते हो, थॉट्स को एक साथ ला के फिर उसकी उनको ऑर्गेनाइज करते हो. और क्यों हम ये कर रहे हैं, थॉट्स को हम क्यों लाते हैं साथ में और क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो हमारे थॉट्स को, ताकि जो हमारा डिज़ायर्ड गोल है, जो हमारा गोल है फ्यूचर में, हम उसको अचीव कर सकें. हम कोई भी प्लानिंग क्यों करते हैं? हम फ्यूचर के लिए करते हैं. फ्यूचर में जो हमारा गोल है, जो एम्बिशन है, उसको हम अचीव कर सकते हैं, हम इसके लिए प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस एज टू व्हाट इज़ टू बी परफॉर्म्ड एंड व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय whom इज़ टू बी परफॉर्म्ड. प्लानिंग क्या है? जिसमें हम डिसाइड करते हैं एडवांस में, बिल्कुल सही बात है. और उसको हम क्या डिसाइड करते हैं एडवांस में कि इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, कहाँ परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना और कैसे परफॉर्म करना और किसके, कौन इसको परफॉर्म करेगा. ये सब किसके अंदर में आता है? प्लानिंग में. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल्स एफिशिएंटली. प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यहाँ पे मतलब होगा कि प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है. इंटेलेक्चुअल जहाँ पे आप अपना माइंड यूज़ करते हो, ब्रेन यूज़ करते हो. एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जिसमें हम थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस के लिए जिसमें सोचते हैं, जिसमें आप अपने गोल्स को सेट करते हैं और स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें कोई काम कैसे करना है या कोई टूर्नामेंट कैसे करना है. विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल्स एफिशिएंटली. और ये चीज़ हमें ये जो है चीज़, ये किस चीज़ में हेल्प करेगी? हमें हमारे जो गोल्स हैं उनको एफिशिएंटली अटेन करने में, अचीव करने में हमें हेल्प करता है. तो ये था प्लानिंग का मीनिंग. अगर आप बेसिक लैंग्वेज, स्पोर्ट्स लैंग्वेज में समझोगे तो प्लानिंग मतलब क्या हो गया? सपोज़ अगर हमने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराना है तो हमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराने से पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम लोग को कितनी टीमों को बुलाना है, कैसे मैचेस करवाने हैं, कौन कौन से टाइप के मैचेस कराना है, लीग से कराना है, नॉकआउट से कराना है, हमें कौन कौन से ग्राउंड बुक करने पड़ेंगे, जजेस को कैसे बुलाना है. तो ये सब चीज़ें प्लान करके होती हैं. अगर आप सडन प्लान करके नहीं करोगे तो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा आपके टूर्नामेंट में. तो ये है यहाँ पे प्लानिंग. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. अकॉर्डिंग टू एलन, अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर. डेफिनेशन एक बार मैं फिर बता दूं, मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस होता है. मीनिंग आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट डेफिनेशन किसी और ऑथर की जो दी हुई डेफिनेशन होती है, बिल्कुल हम उसको सेम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में. आप उसमें एक भी वर्ड चेंजमेंट नहीं कर सकते. अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर. एक प्लान क्या होता है? प्लान एक ऐसा जाल है, ट्रैप है, जो हम फ्यूचर को उसमें कैप्चर करते हैं अपना हम सोच के कि हम फ्यूचर ऐसा होगा. तो हम वो क्या, प्लान क्या है? हमारा एक जाल टाइप का है जिसको हम फ्यूचर को कैप्चर कर रहे हैं. Then, according to Mitchell, planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objective and to solve problems and facilitate action. अभी मिचल ने क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है प्लानिंग की? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ यूजुअली इंटरप्रेटेड मतलब यहाँ पे होगा कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग. तो प्लान में हम बिल्कुल, जब हम प्लान करते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन भी करते हैं. देन एज अ प्रोसेस टू डेवलप स्ट्रेटजी. हम प्लान में क्या था? एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, किसी काम को किस तरीके से हम करेंगे. अब क्यों उसको स्ट्रेटजी बना रहे हैं? ताकि हम जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है हमारे, हम उसको अचीव कर सकें, या जो प्रॉब्लम हमारे गोल को अचीव करने में आएगी हम उसको सॉल्व कर सकें. एंड फैसिलिटेट एक्शन. फैसिलिटेट मीन्स टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर. हम प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि हम अपने गोल को थोड़ा ईजी कर सकें, हम उसको पॉसिबल कर सकें. तो फैसिलिटेट एक्शन. तो ये आपके डेफिनेशन हो गई यहाँ पे प्लानिंग की. नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अब सबसे पहला जो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी. इमीडिएसी मतलब सडन को अगर इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसे जो प्रेशर्स हैं उनको कम करने के लिए, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो ऐसे प्रेशर है वो आ सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमारे जो टूर्नामेंट या हमारी जो प्लानिंग है उसको सब फेल कर सकते हैं. तो अगर हम पहले से ही प्लानिंग करके रखेंगे, अब हम ये नहीं बोल सकते कि हम प्लानिंग करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब प्रॉब्लम पार्ट एंड पार्सल है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट उस प्रॉब्लम को हम किसी लेवल तक कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. अब
कैसे कम कर सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू, सपोज़ आप कोई टूर्नामेंट करवा रहे हो, आप अपने स्कूल में या कॉलेजेस में कोई टूर्नामेंट करवा रहे हो, तो आपने उसके लिए प्लानिंग कर रही है। सपोज़ आपने ये प्लानिंग करी कि आपके यहाँ मैचेस हो रहे हैं ग्राउंड पे, कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट समझ लो, जैसे वॉलीबॉल हो रहा है, वो इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। तो आपने वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है, तो आपने उस चीज़ का ये ध्यान नहीं दिया कि एनवायरनमेंट कैसा होगा, सडन अगर कोई रेनफॉल हो गई या बारिश आ गई तो क्या करोगे आप उसके लिए, आपने प्लानिंग करी थी, तो ये तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर ऐसे जो इमरजेंसी अननेसेसरी प्रेशर आता है इमीडिएटली, मतलब अचानक से, तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग करी है कि हाँ अगर इन केस बारिश आएगी तो हम इंडोर भी करा सकते हैं, तो आप इंडोर का मैनेजमेंट पहले से ही करके रखोगे, इन केस अगर बारिश आ गई है तो आप उसको इंडोर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे गेम्स एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़, अगर आप प्लानिंग प्रॉपर से करोगे तो आपकी हर एक्टिविटीज़ में अच्छी कंट्रोल रहेगी, और अगर कंट्रोल अच्छी रहेगी तो आपका जो टूर्नामेंट है, आपका जो प्रोग्राम है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, अच्छे से प्रॉपरली चलता रहेगा, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, आप कोई भी टूर्नामेंट करा रहे हो, आप कोई भी प्रोग्राम करा रहे हो, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन कैसा होगा? जब आप प्लानिंग करोगे, जब आप अलग अलग कमिटीज़ बनाओगे, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोगे, तभी ये कोऑर्डिनेशन हो सकता है। और अगर प्लानिंग ये होगा किससे? प्लानिंग से। आप प्लानिंग में क्या होगा, आप एक पर्सन को ये ड्यूटी दे रहे हो, एक दूसरे पर्सन को दूसरी ड्यूटी, तो ये कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होना चाहिए। सपोज एग्जांपल आपके यहाँ टूर्नामेंट है, आपने अलग अलग कमिटीज़ बना रखी हैं, रिफ्रेशमेंट कमेटी है, लॉजिंग कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बजट कमेटी है, फिनेंस कमेटी है, अलग अलग कमेटी है, तो इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सपोज एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि कोई टीम है, उसका मैचेस है अभी 1 घंटे बाद, और आपकी जो फूड एंड लॉजिंग कमेटी है, उन्होंने उनको टाइम पे रिफ्रेशमेंट नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो वो मैच खेल नहीं सकते हैं आगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो गया। तो आपको ये ध्यान, कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि आप उनको जो उनका फिक्स टाइम है उसके अकॉर्डिंग उनको खाना खिलाओगे, देन वो 1 घंटे बाद उसका मैच खेल सकते हैं। तो ऐसे जो बीच बीच में कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर होने चाहिए। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, और प्लानिंग हम मोस्टली क्यों करते हैं? ताकि जो गलतियां हैं उसके चांसेस कम हो जाए। मिस्टेक पार्ट एंड पार्सल है, वो हो भी सकते हैं, बट उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का अदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, गलतियाँ कम से कम हो। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो जो हमारे टूर्नामेंट की जो एफिशिएंसी है, जो प्लानिंग की एफिशिएंसी है, वो प्रॉपर तरीके से होगी, उसके रिजल्ट्स हमें बेटर मिलेंगे, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर मिलेंगे, कोई उसमें उंगली नहीं उठा सकता। तो ये कैसा होगा? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। अगर एफिशिएंसी चाहिए आपको तो आपको प्लानिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, प्लानिंग आप जब करोगे तो आप प्लानिंग में क्या करते हो, किस काम को किस तरीके से करना है, तो इससे क्या होता है, अलग अलग तरीके की जब प्लानिंग होती है तो क्रिएटिविटी सामने आती है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, किसी काम को तरीके करने के अलग अलग वेज सामने आते हैं, वहाँ पे इनोवेशन होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है। जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अलग तरीके से मैच कराते हैं, फिर वहाँ पे सोचते हैं अलग अलग तरीके से। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होगी, जब प्लानिंग नहीं होगी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। टू इन्हांस द परफॉर्मेंस, और प्लानिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं एथलीट या इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, उनको कोई रोक टोक नहीं, उनको किसी भी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, और जब उनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी तो उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अपना भी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज़ आपने टूर्नामेंट कराया, कोई टीम अगर आपके यहाँ आती है, गेस करो, अगर वो रात के 11-12 बजे आते हैं, उनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, सुबह उनको फूडिंग प्रॉपर चाहिए, फूडिंग होगा, उनको ये चीज़ प्रॉपर मिल गया तो वो अपनी परफॉर्मेंस गेम में अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आपने उनको ग्राउंड अच्छे दिए हैं, अच्छे मीन्स कि प्रॉपर इक्विपमेंट दिए हैं, ऑफिशियल जो ऑफिशिएटिंग हो रही है वो अच्छे तरीके से होती है, तो इससे क्या होता है, जो प्लेयर्स का मोराल बूस्टअप होता है, उनको हेल्प मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रखा है, इन्होंने ग्राउंड अच्छी दी है, इनकी रहने की फैसिलिटी अच्छी दी, खाने की फैसिलिटी, हमें अच्छा करना, और तो ऐसे करके परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ, नेक्स्ट है यहाँ पे वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
जो अलग अलग कमेटी होती है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे आता है कमेटी फॉर पब्लिसिटी। सपोज़ आपका कोई कॉलेज है या स्कूल है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो उसकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा है पता कैसे चलेगा, जब तक हम उसको पब्लिसाइड नहीं करेंगे, जब तक उसको हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे। तो एक कमेटी हम लोग बनाएंगे। सपोज़ हमने चार इंडिविजुअल की या चार स्टूडेंट्स की कमेटी बना दी कि आपका काम है कि इस टूर्नामेंट को पब्लिसिटी में करना है, एडवर्टाइज़ करना कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में ये टूर्नामेंट हो रहा है इतनी तारीख से लेके ये। तो कैसे उसको पब्लिक तक लेके जाना है, कैसे उसको, कब से स्टार्ट हो रहा है, वेन्यू कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं उसमें, ये सब चीज़ें होती हैं। कैसे उसको प्रिंट मीडिया में लेके जाना है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, पब्लिसिटी करते हैं हम किसी टूर्नामेंट की। तो एक कमेटी हम किसके लिए बनाते हैं, पब्लिसिटी कमेटी। इनका काम क्या होता है, पब्लिसाइज करना, उस टूर्नामेंट को एडवर्टीज़ करना। नेक्स्ट कमेटी है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है जो भी टीम्स हमारे यहाँ आ रही हैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने, सपोज मान लो वो ट्रेन से आ रही हैं, तो उनको रेलवे स्टेशन से लेके अपने जहाँ उनका डेस्टिनेशन है, जहाँ उन तक उनको लेके जाना है, उनको ट्रांसपोर्ट देना। सपोज कोई बस स्टैंड पे आ रहा है, तो वहाँ बस से लेके उनको पिकअप करके कॉलेज तक लेके आना है, स्कूल लेके आना। तो ये सब काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट कमेटी का। सपोज आपने जो ग्राउंड बुक कर रखा है या आपका ग्राउंड कहीं दूर है डेस्टिनेशन से, वहाँ तक टीम को लेके जाना, देन वहाँ तक टीम को वापस लेके आना। तो ये सब काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट कमेटी का। नेक्स्ट है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी होता है जो टीम्स का रहने का ध्यान रखते हैं कि कहाँ उनको रखना है, कहाँ उनको मील्स देनी है, कहाँ उनको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच। एक कमेटी इसकी होती है। तो यहाँ पे भी आप 3-4 जने होकर एक कमेटी बना सकते हो। वो ये लोग उसका ध्यान रखें कि कब टीम को खाना देना है, कब टीम को ब्रेकफास्ट देना है, कहाँ टीम का रुकने की अरेंजमेंट करनी है, उनको क्या क्या इशू करना है, क्या इशू नहीं करना है। दैट इज़ नोन एज बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। नेक्स्ट है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। एक कमेटी ये भी होती है कि हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे डेकोरेशन करने की। हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, आपका काम है पूरा डेकोरेट करना, कैसे सेरेमनी करनी है, ओपनिंग सेरेमनी, कैसे क्लोजिंग सेरेमनी करनी है, कौन कौन से चीफ गेस्ट को बुलाना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी की। नेक्स्ट है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। एक कमेटी ये भी होता है, इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन रख सकते हो, 8 से लेके 10 या जितने अकॉर्डिंग टू मैचेस के अकॉर्डिंग। उनका काम क्या होता है, ग्राउंड को मेंटेन करना, इक्विपमेंट को मेंटेन करना। जब कोई भी टीम ग्राउंड पे आए या जिसका मैच है, आधे घंटे पहले उनको ग्राउंड रेडी मिले। ऐसा नहीं कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है तो और आप वहाँ पे ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम आ गई फिर मैच रोक दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस कमेटी का मेन यही काम होता है कि आपको मैच से पहले ग्राउंड को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, मार्किंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैच ख़त्म होता है, अगेन से जो वहाँ पे जो भी रफ, जो ग्राउंड ख़राब हुआ है, थोड़ा रफ एंड टेयर हुआ है, तो उसको भी मेंटेन करना प्रॉपर से। तो ये होता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम देखना। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी, जो ऑफिशियल्स होते हैं हमारे, जो ऑफिशियल होते हैं उनकी रिफ्रेशमेंट की देखना, ऑफिशियल्स को प्रॉपर में रिफ्रेशमेंट मिला नहीं मिला, जो गेस्ट आए हमारे उनको रिफ्रेशमेंट मिला नहीं मिला, उनको जो ड्रिंक्स हैं वो दिए नहीं दिए हैं, टी कॉफ़ी, जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र जो दे रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको प्रॉपरली रिफ्रेशमेंट मिला नहीं मिला, ये कमेटी उस चीज़ का ध्यान रखती है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का क्या होता है, वो जो चीफ गेस्ट हैं वो उनको रिसीव करती है, और जो क्लोजिंग सेरेमनी है उनको भी उस टाइम पे भी इनकी ड्यूटी बढ़ जाती है। इनका काम क्या होता है, जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको प्रॉपरली कॉन्ग्रेचुलेट करना, उनको अपने टूर्नामेंट में लेके आना, ये सब काम किसका होता है, रिसेप्शन कमेटी का। कमेटी ऑफ एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, एक कमेटी होती है कमेटी ऑफ एंट्रीज एंड प्रोग्राम। इनका काम क्या होता है, जो भी टूर्नामेंट खेलना था वो एंट्री जमा करती है, जो प्लेइंग एंट्री है वो जमा करते हैं। तो ये कमेटी वही काम करती है कि इनको एंट्री जमा करनी पड़ती है। जैसे सपोज़ कोई एंट्री फीस है किसी मैच में पार्टिसिपेट करने की 1000 रुपीज़, एग्जाम्पल मानते हैं, तो वो टीम 1000 रुपीज़ दे रही है, वो किसको देगी, किसी को तो नहीं सकती, उसके लिए एक अलग से कमेटी होती है, वो है कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स। एक कमेटी होती है जो ऑफिशियल्स का ध्यान रखती है, कौन से मैच में कौन से ऑफिशियल्स ऑफिशिएटिंग करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लगातार में किसी 2 ऑफिशियल या 2 अंपायर को लगातार आप कंटिन्यू उनसे करा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अरेंजमेंट देखना किसका काम है, कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स का। 2 मैचों में 2 अंपायर करेंगे, फिर उनको रेस्ट मिलेगा, नेक्स्ट मैच में कोई और करेगा। ये सब काम किसका होता है, कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स। जो भी ऑफिशियल से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है वो यही कमेटी वो देखती है। जो भी उनके जजेस आ रहे हैं, जो ट्रैक अंपायर्स आ रहे हैं, जो टाइम कीपर्स आ रहे हैं, लैप स्कोरर्स आते हैं, रेफरी, अंपायर, जो रिकॉर्डर हैं, जो जज है, टाइम कीपर है, ये सब उनको कौन देगा, कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स। देन अनाउंसमेंट कमेटी, ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इनका काम क्या होता है कि कोई भी मैच जैसे फिनिश हो रहा है तो उसमें अनाउंस करना कि जो ये टीम है ये मैच जीती, या
ये टीम जो नेक्स्ट इन दोनों का टीम का मैच इतने बजे इस ग्राउंड पे होगा, इस कोर्ट पे होगा, ये सब अनाउंस करना किसका काम है? अनाउंसमेंट कमेटी का। जो भी रिगार्डिंग टूर्नामेंट से रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट है, एंट्री फीस जमा करनी है, टॉस वगैरह है, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी अनाउंस करना है, ये कमेटी का इस कमेटी का काम क्या होता है? वो सबको अनाउंस करना। देन नेक्स्ट एक कमेटी होता है फर्स्ट एड कमेटी। इनका क्या मतलब, जो भी इंजरी होती है एथलीट को, स्पोर्ट पर्सन को, उनको तुरंत फर्स्ट एड देना। ये काम किसका होता है? फर्स्ट एड कमेटी का। क्योंकि ये कमेटी क्यों रखते हैं? मतलब क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो एथलीट्स होते हैं उनको इंजरी कंपटीशन के दौरान या टूर्नामेंट के दौरान उनको हो जाती है, तो एक कमेटी इसके लिए भी हमें चाहिए होती है। नेक्स्ट है फिनेंस कमेटी। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है, जो भी बजट की जो प्रॉब्लम होती है, जो इनकम एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कहाँ हुआ, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये है फिनेंस कमेटी। इनका काम है कि जो भी इनकम आ रही है, जो भी एक्सपेंडिचर जा रहा है, ये सब उनका ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्री मीन्स टूर्नामेंट से पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। प्री मीन्स टूर्नामेंट से पहले तीन होते हैं, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। प्री मीन्स टूर्नामेंट से पहले, ड्यूरिंग मतलब जब आपका टूर्नामेंट चल रहा हो आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, देन पोस्ट मीन्स जब टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टू प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट। जो प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है? बजट को प्रिपेयर करना कि टूर्नामेंट में कितना बजट लग सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम टूर्नामेंट को मैनेज करेंगे। तो ये ड्यूटी कब होती है? टूर्नामेंट से पहले। टूर्नामेंट के बाद में नहीं होती। जब टूर्नामेंट खत्म हो गया, टूर्नामेंट चला, तब बजट प्रिपेयर कर रहे हो। ये सब काम कैसा होता है? पहले होता है। हम कोई भी टूर्नामेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, हमें उसको पहले बजट प्रिपेयर करना कि इतने तक हमारे जो पैसे लग सकते हैं उसमें। टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, दैट इज़ द डेट एंड वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। आपको कौन सा टूर्नामेंट करा रहे हो, कब से स्टार्ट करना है, कौन सी डेट से स्टार्ट करना है, कब कब मैचेस होने हैं, ये सब आप कब करते हो? टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के बीच में नहीं। ये जब टीमें आ गई तभी हम करेंगे, ये सब फिक्स होता है। तो ये ड्यूटीज़ कौन सी? ये प्री टूर्नामेंट ड्यूटीज़ है। टू प्रिपेयर ए स्पोर्ट्स ग्राउंड। टू प्रिपेयर ए स्पोर्ट्स ग्राउंड, कोर्ट, ट्रैक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विच आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। आपको कोई भी टूर्नामेंट करा रहे हो, कॉम्पिटिशन करा, आपको उसके लिए ग्राउंड्स प्रिपेयर करने हैं, कोर्ट्स प्रिपेयर करने हैं, ट्रैक प्रिपेयर करने हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेके आने हैं। ये सब काम है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, और वो सब कब करेंगे? टूर्नामेंट से पहले। ऐसे नहीं कि टीम आ गई है तो आप उनको ग्राउंड सेलेक्ट करके दे दो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सबको पहले ही सब कुछ पहले से करना पड़ता है। टू फॉर्म द वेरियस कमिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। आप कोई भी टूर्नामेंट करवा रहे हो उसके लिए आपको कमेटीज़ पहले से बनानी पड़ती हैं। वो सब आप कब बनाओगे? टूर्नामेंट से पहले। कि आप वो कमेटी हो, आपको पब्लिश करना है टूर्नामेंट को, आप ट्रांसपोर्टेशन कमेटी में हो, आप डेकोरेशन कमेटी में हो, आप फाइनेंशियल कमेटी में, आप ऑफिशियल कमेटी में हो, अनाउंसमेंट कमेटी में हो। ये सब जो कमेटीज़ हैं आपको ये पहले से ही डिसाइड करनी होती है टूर्नामेंट से पहले। टू सेंड द इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस टीम्स अबाउट डेट एंड वेन्यूज ऑफ द टूर्नामेंट। और टूर्नामेंट से पहले आपको जितनी भी टीम्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपका मैच इस तारीख को इस कोर्ट पे है, आपको इतने तारीख तक यहाँ हमारे स्कूल या कॉलेजेस में पहुँचना है, हमारे स्टेट में पहुँचना है, डिस्ट्रिक्ट में पहुँचना है, जहाँ भी टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन कब देते हैं हम लोग? ये पहले ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ऑफिशियल प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ द विनर। जो नेक्स्ट प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूर्नामेंट से पहले? कि जो भी टीम आएंगे उनके रहने की जो हमारी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहाँ हम उनको रहने के लिए बोलेंगे, कहाँ उनको लॉज करना है, क्या उनको हम प्राइजेस देंगे, क्या हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, अप टू कौन सी पोजीशन तक प्राइजेस देने हैं, अप टू कौन सी पोजीशन तक सर्टिफिकेट देने हैं। ये सब काम क्या होता है? ये पहले काम होते हैं प्री टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से पहले के काम होता है कि आपने कहाँ को उनको प्लेयर्स को रखना है, कहाँ टीम को रखना है, यहाँ पे कहाँ उनको रहने के लिए देना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होती है? प्री। नेक्स्ट आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूरिंग टूर्नामेंट जब आपका टूर्नामेंट चल रहा हो साथ साथ, तब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्स, टूर्नामेंट से पहले। तो ड्यूरिंग में क्या है? टू चेक स्पोर्ट्स ग्राउंड, फील्ड, कोर्ट एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर इन ऑर्डर। आपको जब टूर्नामेंट चल रहा है, जैसे एक मैच खत्म होता है उस पर दूसरा मैच है, ये दूसरे फील्ड या कोर्ट पर कोई दूसरा मैच है, तो उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मार्किंग तो कहीं मिस नहीं हो गई है, मार्किंग प्रॉपर तरीके से है नहीं है, इक्विपमेंट्स प्रॉपर अवेलेबल है नहीं है। हर मैच के बाद आपको चेक करना होता है। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टू एंश्योर द स्पोर्ट्स इवेंट्स टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज एज पर शेड्यूल। और ड्यूरिंग टूर्नामेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि आपको चेक करना है कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, जो मैचेस हो रहे हैं, प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन केस अगर शेड्यूल से अलग हो रहे हैं तो पूरा टूर्नामेंट है वो ख़राब हो सकता है, मैचेस कोलाइड हो सकते हैं, मैचेस मिस हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होती है ड्यूरिंग टूर्नामेंट में। टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट टू प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स। प्रॉपर टाइम पे ऑफिशियल्स को रिफ्रेशमेंट जा रही है नहीं जा रही है, जो प्लेयर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट में
रिफ्रेशमेंट जा रही है नहीं जा रही है, ये ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। आज आप टूर्नामेंट खत्म होता है तब थोड़ी ना उनको आप रिफ्रेशमेंट के लिए पूछोगे। टू इम्पार्ट फर्स्ट एड टू इंजर्ड एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे ही कोई इंजर्ड होता है स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट, उनको एकदम से फर्स्ट एड देना। आप मैच खत्म होने के बाद फर्स्ट एड नहीं दे सकते हो, या टूर्नामेंट खत्म होने के बाद। आप कब दोगे? उसी टाइम दोगे, ड्यूरिंग। टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट ऑफ रिकॉर्ड, और आपको क्या मेंटेन करना है? स्कोर शीट मेंटेन करनी है। आप ये कब करते हो? जब आपका मैच चल रहा होता है, मैच के बाद ये चीज़ नहीं हो सकता, मैच से पहले ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्यूरिंग टूर्नामेंट। टू प्रोवाइड एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, यू हैव टू अपडेट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। आपको जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको अपडेट करते रहना है। जैसे मैच खत्म आपको अपडेट करना होता है कि ये जो फर्स्ट मैच है, ये टीम जीती है, इतने स्कोर से जीती है, इतने पॉइंट से जीती है, इतने रन से जीती है। आपको तुरंत ये देना पड़ता है। आप ये नहीं 2-3 दिन बाद दे रहे हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? टू गिव अवे द प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट टू दी विनर्स। जैसे टूर्नामेंट खत्म होता है, आपको जो फर्स्ट सेकंड प्राइज़ है वो देने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं। ये आप बीच में नहीं दे सकते और ये आप शुरू में नहीं दे सकते हो। ये कब देना है? टूर्नामेंट खत्म होने के बाद। टू प्रोवाइड डिटेल्स, रिजल्ट एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया। मीडिया को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये जो फाइनल मैच था, ये जो टूर्नामेंट का विनर कौन है, कितने रन से इन्होंने कितने पॉइंट से हराया है एक दूसरी टीम को, ये सब इन्फॉर्मेशन या कब देनी पड़ेगी आपको? टूर्नामेंट खत्म होने के बाद। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स टू डिपार्टिंग टीम्स। जब भी कोई भी टीम या स्पोर्ट्स टीम जो आती है, वो अपनी सिक्योरिटी एज डिपॉजिट करती हैं कमेटी के पास, कि आप सपोज मान लो 2000 रुपीज़ सिक्योरिटी उनकी जमा है उनके पास। सिक्योरिटी मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती है टीम, तो वो सिक्योरिटी एज रखते हैं, ये रिफंडेबल होती है। तो जब आप टीम्स डिपार्ट करती हैं, टूर्नामेंट खत्म होने जब जाने लगते हैं, हम उसको ये सिक्योरिटी रिफंड वापस करते हैं। तो ये काम भी पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। अगर आप सिक्योरिटी रिफंड नहीं करोगे उनको, तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा। ये आपका जो नेम एंड फेम है कॉलेज का, स्कूल का, वो बहुत डाउन हो सकता है। टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड फाइल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, और जो आपका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, उससे जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, हर मैच की डिटेल्स, कौन जीता कौन हारा किस पॉइंट से, पूरी डिटेल्स आपको अपने पास रखनी होती है। ये इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकती है। तो ये एक पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। टू मेक द पेमेंट टू द ऑफिशियल्स एंड अदर कंसर्न पर्सन, जो भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हों या कोई इंडिविजुअल हों या कोई भी पर्सन है जो आपके टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी पेमेंट प्रॉपर करना है। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्गेनाइज करा दिया और आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। तो उनको प्रॉपरली पेमेंट्स उनको करना अच्छे से, ऑफिशियल को, जो भी कंसर्न पर्सन है। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट। अब आपने प्री में क्या पढ़ा था कि बजट प्रिपेयर करना, जो प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आपको पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, कितनी इनकम आपके पास आई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ और कितना आपका बजट था, ये आपको लिख के देना। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट मोमेंटोज टू द चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर एक्सेट्रा। जो भी आपके क्लोजिंग सेरेमनी गेस्ट ऑनर्स आते हैं, जो चीफ गेस्ट आते हैं, उनको मोमेंटोज देना। जैसे हम प्राइज़ देते हैं, वैसे हम मोमेंटोज उनको देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। उनको हम, जो हमारी सेरेमनी में आया, उनको वहाँ आने के लिए थैंक्स बोलते हैं। उनको हम कुछ ना कुछ एज अ प्राइज़ या एज ए मोमेंटोज हम उनको देते हैं। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये होती हैं आपकी टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट से पहले प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टूर्नामेंट जब चल रहा है तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता था पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये था गाइज आपका फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक का बटन दबाएं, और जितना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि वीडियो पसंद आए, उतना मैं और इनोवेटिव अपने वीडियोज़ को बनाता रहूँगा। बाकी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।